Hi everybody, this is Ashima, your Coderella, and welcome to my YouTube channel. Today I'm going to be teaching you types of perceptron. Okay, so अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने perceptron को एक्सप्लेन किया है, then you should go and watch that video first and then come to this video. उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा and go उसको देखने के बाद ही इस वीडियो पे आना, ठीक है? तभी समझ में आएगा कि what is types of perceptrons. So let us start with this video. In this video I will explain you perceptron. थोड़ा सा मैं glimpse दूंगी perceptron का थोड़ा सा कि perceptron basically क्या होता है. Then I will explain you single layer perceptron and multi layer perceptron, which are two types of perceptrons. ठीक है? So let's start. देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि परसेप्ट्रॉन जो है वो एक न्यूरल नेटवर्क है. सबसे पहला न्यूरल नेटवर्क है जो कि एक सिंगल न्यूरॉन से बना है. अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक नेटवर्क है. दिस इज अ न्यूरल नेटवर्क जहाँ पे बहुत सारे परसेप्ट्रॉन्स हैं. ये एक सिंगल जो है, ये सिंगल एक न्यूरॉन है. इस सिंगल न्यूरॉन को ही आप परसेप्ट्रॉन बोलते हो. जब बहुत सारे परसेप्ट्रॉन आ जाते हैं, बहुत सारे लेयर्स में आ जाते हैं, देन दैट बिकम्स अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स. तभी तो उसको न्यूरल नेटवर्क कहते हैं. सबसे पहला न्यूरल नेटवर्क जो था वो था परसेप्ट्रॉन का. ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी परसेप्ट्रॉन वाली वीडियो में, तो वॉच दैट. तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं. देखो, परसेप्ट्रॉन की वर्किंग में क्या हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट इनपुट, आप वेट से मल्टीप्लाई करते हो, फिर इनपुट लेते हो, वेट से मल्टीप्लाई करते हो, इनपुट लेते हो, वेट से मल्टीप्लाई करते हो, सबको सम करते हो, देन आप उसमें बायस ऐड करते हो और फिर एक्टिवेशन फंक्शन को देते हो जो आपको आउटपुट दे देता है. ठीक है, सो इनपुट से आपको आउटपुट दिया एक्टिवेशन फंक्शंस ने. एक्टिवेशन फंक्शंस भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं अपनी लास्ट वीडियो में, उसका लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो उसको भी देख लेना अगर आपको ज़रूरत है तो. ठीक है, तो इस तरीके से परसेप्ट्रॉन काम करता है. इनपुट लेता है, वेट से मल्टीप्लाई करता है, बायस ऐड करता है और फिर एक्टिवेशन फंक्शन उसको आउटपुट दे देता है. ठीक है, तो ये जो बताया था ना मैंने अभी तक, ये एक सिंगल न्यूरॉन के लिए था, एक सिंगल परसेप्ट्रॉन के लिए था. बट देयर आर टाइप्स ऑफ परसेप्ट्रॉन ना. दो टाइप के परसेप्ट्रॉन्स हैं, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन एंड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन. तो इसकी वर्किंग वही है जो सिंपल परसेप्ट्रॉन की थी. परसेप्ट्रॉन की वर्किंग क्या थी, देखो, इनपुट आया, वेट से मल्टीप्लाई किया, इनपुट आया, वेट से मल्टीप्लाई किया, देन उन सब को सम किया एंड देन उसमें बायस ऐड किया और फिर एक्टिवेशन फंक्शन को दे दिया. एक्टिवेशन फंक्शन ने आपको आउटपुट दे दिया. सिंपल परसेप्ट्रॉन का काम यही है, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन का. ठीक है, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन ये करता है. तो अब इसमें सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन में प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप लीनियर डेटा को ही सॉल्व कर सकते हो. अगर आपका डेटा जो है वो सिर्फ लीनियर डेटा है, मतलब उसमें क्लासिफिकेशन सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके ही हो सकती है. लाइन ड्रॉ करी, आपको लेफ्ट साइड में मिल गए आपके एप्पल्स और राइट साइड में मिल गए आपके स्ट्रॉबेरीज, यस मिल गया, नो मिल गया, लाइन से सेपरेट हो पा रहा है, लाइन से क्लासिफिकेशन अगर हो पा रही है सिंगल लाइन से, लीनियर डेटा से, तो दैट इज लीनियर डेटा, मतलब लीनियरली सेपरेबल डेटा. तो लीनियरली सेपरेबल डेटा को सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन अच्छे से सॉल्व कर सकता है. तो प्रॉब्लम क्या है फिर. प्रॉब्लम ये है कि सपोज करो अगर डेटा सेट लीनियर नहीं हुआ, अगर डेटा सेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि डेटा के अंदर लीनियर पैटर्न है ही नहीं, सिंगल लाइन से आप उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि एप्पल है या स्ट्रॉबेरी है. एक लीनियर रिग्रेशन में था ना, सिंगल लाइन से ड्रॉ कर रहे थे आप, तो सिंगल लाइन से आप कर ही नहीं सकते हो. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, नॉन लीनियर फंक्शन यूज करना पड़ेगा जहां पे नॉन लीनियरिटी डेटा सेट को यूज कर सके. तो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन कहता है कि मैं सिर्फ लीनियरली सेपरेबल डेटा सेट को ही यूज कर सकता हूं, और अगर ऐसा करूंगा तो मेरे को सिर्फ लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन ही यूज करना होगा. ऑब्वियसली याद करो, एक्टिवेशन फंक्शन मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास लीनियर डेटा सेट है तो आप लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन ही यूज कर सकते हो, जिसमें क्या होता है इक्वेशन f(x = x). तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ लीनियर डेटा को ही सॉल्व कर पा रहे हैं, जो कि बहुत सिंपल है. बहुत सिंपल है ना, कॉम्प्लेक्स है ही नहीं. लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन लगाया यहाँ पे और आंसर आ गया. बट अब आता है आपके पास कौन सा वाला, बोलो. ऐसा फंक्शन, ऐसा न्यूरल नेटवर्क होना चाहिए जिसमें नॉन लीनियर डेटा को भी यूज कर सकें, क्योंकि SLP की डिसएडवांटेज ही ये है कि वो नॉन लीनियर डेटा को यूज नहीं कर पाएगा, नॉन लीनियर डेटा पे क्लासिफिकेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा. तो हमने कहा एक ऐसा एल्गोरिथम है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जिसमें आप नॉन लीनियर डेटा सेट को यूज कर सकते हो और नॉन लीनियरिटी डेटा सेट में फाइंड आउट कर सकते हो. तो बहुत भी कम्प्लेक्स अगर आपका डेटा सेट है तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन कैन क्लासिफाई द
क्लासेस, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी, यस और नो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन ने कहा कि मैं तुम्हारा नॉन लीनियर डेटा सेट को यूज़ करने के लिए रेडी हूँ, उस पर क्लासिफिकेशन परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ, बट मेरी एक कंडीशन है कि मुझे इसमें सिर्फ नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन ही यूज़ करना पड़ेगा। कौन से होते हैं वो? या तो रेलू फंक्शन या तो सिग्मॉइड फंक्शन। तो इन दोनों में से कोई एक फंक्शन वो यूज़ कर सकता है आपके क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कहता है, इसने बोला मुझे सॉल्व करने के लिए बहुत सारी लेयर्स की ज़रूरत है। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 2 लेयर्स दिखाई हैं, बहुत सारी लेयर्स हो सकती है, देयर कैन बी मैनी मल्टीपल लेयर्स फॉर योर न्यूरल नेटवर्क। तो ये जो न्यूरल नेटवर्क है इसके अंदर 2 लेयर्स हैं विच आर द 2 हिडन लेयर्स। हमारे पास 2 हिडन लेयर्स हैं। तो MLP कह रहा है कि मैंने इनपुट लिया, 2 हिडन लेयर्स को दिया और उसके बाद मैं आउटपुट दूंगा या तो यस या तो नो, क्लासिफिकेशन करेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो परसेप्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, एक लेयर में नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, समझ रहे हो ना। इसने ऐसा करा ही क्यों? क्योंकि आपका डेटा सेट में नॉन लिनियरिटी थी, लीनियर से लाइन से नहीं सॉल्व हो सकता है, वो लाइन ड्रॉ करके आपका डेटा सेट क्लासीफाई नहीं हो पा रहा था। इसीलिए उसने बोला कि मेरे को बहुत सारे लेयर्स यूज़ करनी पड़ेंगे और बहुत सारे परसेप्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे एक लेयर में, ठीक है। इसीलिए ये न्यूरल नेटवर्क बन गया, ठीक है। MLP समझ रहे हो ना कि क्यों कर रहे हैं हम लोग MLP को यूज़, ठीक है। अब एक और बात देखो, इसको हम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क भी कहते हैं। फीड फॉरवर्ड मतलब कि हर चीज़ जो है वो सिंगल डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड ही जा रही है। इनपुट यहाँ से आया, हिडन लेयर के पास गया और आउटपुट के पास आया, फॉरवर्ड ही हो रहा है, बैकवर्ड कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए आप इसको फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क भी कह सकते हो, ठीक है। देखो ना, कोई एरो बैकवर्ड नहीं है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। और आप ये भी नोटिस करना कि हर इनपुट से हर न्यूरॉन के पास एक एरो है। देखो, हर इनपुट से हर एक न्यूरॉन के पास एरो है, ठीक है। मतलब हर इनपुट जो है, मतलब हर न्यूरॉन जो है वो हर इनपुट को ले रहा है और हर अलग न्यूरॉन को दे रहा है, हर दूसरी न्यूरॉन को दे रहा है जो दूसरी लेयर में है, और फिर वो आउटपुट दे रहा है। देख रहे हो, बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है यार। आपके डेटा सेट में से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपका डेटा सेट, तो उसको ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये देखो, ये एक ऐसा MLP है जिसके अंदर ये सारी जो है ये इनपुट लेयर है, ये सारे इनपुट्स हैं। सो देयर इज 1 इनपुट लेयर, देयर आर 3 हिडन लेयर्स, 3 हिडन लेयर्स हैं, और एक जो है वो आपकी आउटपुट लेयर है। देख रहे हो, 3 हिडन लेयर्स यूज़ करी हैं MLP ने। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि मे बी आपका डेटा सेट बहुत कॉम्प्लेक्स हो। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, हर इनपुट हर परसेप्ट्रॉन के पास जा रहा है एक लेयर में, हर इनपुट हर परसेप्ट्रॉन के पास जा रहा है, और हर परसेप्ट्रॉन, एक लेयर के जो परसेप्ट्रॉन्स हैं उनका इनपुट भी हर एक परसेप्ट्रॉन के पास जा रहा है दूसरी लेयर में। देख रहे हो आप, जब ऐसा होता है ना कि एवरी इनपुट इज गोइंग टू एवरी परसेप्ट्रॉन इन 1 लेयर, और हर परसेप्ट्रॉन का आउटपुट जो है हर दूसरे लेयर के परसेप्ट्रॉन का इनपुट बन रहा है, मतलब ऑल द परसेप्ट्रॉन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, हर न्यूरॉन अलग अलग न्यूरॉन से कनेक्टेड है, तब आप इसको कहते हो फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। फुल्ली कनेक्टेड MLP भी कह सकते हो, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। तो फुल्ली कनेक्टेड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या हुआ, ये देखो, व्हेन ईच न्यूरॉन, हर लेयर पे, ईच न्यूरॉन इन एवरी लेयर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर न्यूरॉन इन अनदर लेयर, ठीक है। एवरी न्यूरॉन, हर न्यूरॉन हर अलग न्यूरॉन से कनेक्टेड है जो दूसरी लेयर में है। तब जब ऐसा होता है तब हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क और फुल्ली कनेक्टेड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। याद रखना MLP न्यूरल नेटवर्क ही है, याद है ना। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बहुत सारे टाइप्स थे, परसेप्ट्रॉन था, तो परसेप्ट्रॉन इज अ न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये नहीं भूलना, ठीक है। तो मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन क्या हुआ, उसने इनपुट लिया, आउटपुट दिया, कैसे, बहुत सारी हिडन लेयर्स रखी, मल्टीपल हिडन लेयर्स थी। क्यों थी वो हिडन लेयर्स? टू फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी इन द डेटा सेट एंड, और क्या था, याद करो, क्योंकि जो डेटा सेट था वो लीनियर नहीं था, नॉन लीनियरिटी भी इंड्यूस करने के लिए हमने बनाया मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन। अब एक चीज़ और है, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन क्या करता है, अगर उसका आउटपुट सही नहीं आ रहा है तो वो कहता है कि मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, मुझे बैक जाना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक प्रोपगेशन करनी पड़ेगी। तो बैक प्रोपगेशन क्या होता है, उसको पीछे जाना पड़ता है। पहले तो उसने फॉरवर्ड प्रोपगेशन करी, उसने पहले इनपुट लिया, इनपुट को हर एक परसेप्ट्रॉन को दिया और हर एक परसेप्ट्रॉन ने फिर आउटपुट दे दिया, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आपका एरर ज़्यादा आया, याद है आपको कॉस्ट फंक्शन, ग्रेडियंट डिसेंट याद है, तो अगर कॉस्ट फंक्शन ज़्यादा आया, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो भी आप देख लेना। तो अगर कॉस्ट फंक्शन ज़्यादा आया, एरर एस्टिमेशन ज़्यादा हुआ, तो क्या कहेगा,
उसको वापस जाना पड़ेगा। इट हैज़ टू गो बैक, बैक प्रोपगेशन करना पड़ेगा। और ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज होगा हर बार, हर लेयर पे क्या होगा, वेट्स बदले जाएंगे। वेट्स क्या होते हैं, याद है मैंने बताया था आपको कि इनपुट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वेट्स के साथ। याद करो, ये देखो कहाँ गया, ये रहा। इनपुट लिया, वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, इनपुट लिया, वेट के साथ मल्टीप्लाई किया। तो बैक प्रोपगेशन कहता है कि आपको पीछे जाना पड़ेगा और इन वेट्स को चेंज करना पड़ेगा, बायस को चेंज करना पड़ेगा। जब आप वेट्स को और बायस को चेंज करोगे तो फिर से दोबारा आप इनपुट को दोगे हर परसेप्ट्रॉन को और फिर आउटपुट मिलेगा। फिर दोबारा देखा जाएगा कि कॉस्ट क्या आई। समझ रहे हो यहाँ पे समझ रहे हो क्या हो रहा है। इनपुट से जो भी डेटा आया हर एक परसेप्ट्रॉन के पास, उसके बाद उसने आउटपुट दे दिया आपको, इस सिंगल लेयर ने आपको आउटपुट दे दिया। अब यहाँ पे आपका एरर जो था वो बहुत ज़्यादा आ गया, कॉस्ट फंक्शन बहुत ज़्यादा आ गया। तो इसी के लिए आपको बैक प्रोपगेट करना पड़ेगा। क्यों करना है बैक प्रोपगेशन? बिकॉज यू हैव टू देन चेंज द एरर, यू हैव टू मिनिमाइज द एरर। आपको कॉस्ट फंक्शन को मिनिमम करना पड़ेगा, इसलिए आप बैक प्रोपगेशन कर रहे हो। बैक प्रोपगेशन करते टाइम आप कौन सा एल्गोरिथम यूज करोगे? ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ग्रेडियंट डिसेंट कहता है कि जब मैं पीछे जा रहा हूँ, जब मैं बैक प्रोपगेट कर रहा हूँ, तो मैं इनपुट के पास जितने भी वेट्स हैं, हर लेयर के पास जितने वेट्स हैं, हर परसेप्ट्रॉन के पास जितने वेट्स हैं, उन वेट्स को चेंज करना पड़ेगा और बायस को चेंज करना पड़ेगा। हर बार जब बैक प्रोपगेशन होगा तब उसे चेंज करना पड़ेगा और दोबारा से पूरा फॉरवर्ड प्रोपगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर दोबारा फॉरवर्ड प्रोपगेशन होगा, फिर से एरर एस्टिमेट होगा। एरर एस्टिमेट अगर फिर से कम हो, अगर ज़्यादा हुआ, एरर बहुत ज़्यादा आया, तो उसे फिर से बैक प्रोपगेशन करना पड़ेगा और ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करना पड़ेगा। वेट्स को बदलना होगा, बायस को बदलना होगा, एंड then it has to again move towards forward direction। फॉरवर्ड लिए वो फिर से फॉरवर्ड प्रोपगेशन करेगा और फिर एरर को देखेगा। जब उसे एरर बहुत कम मिल जाएगा, इसका मतलब आपके मॉडल की एक्यूरेसी बहुत हाई है, मतलब अब आपका मॉडल एक्यूरेट बन चुका है। तो फिर यू डू नॉट नीड टू गो टू बैक, मतलब यू डू नॉट हैव टू परफॉर्म बैक प्रोपगेशन नाउ। अब आपका एरर कम आ चुका है, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो एमएलपी बैक प्रोपगेशन यूज़ करता है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज़ करता है, वेट्स को और बायस को बदलता है हर बार, हर आइट्रेशन में, और एरर को कम करता है एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये याद रखना ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है एमएलपी में। ओके, सो आई एम गोना एक्सप्लेन यू नाउ कि डिफरेंस क्या होता है एसएलपी एंड एमएलपी के बीच में। एक जरा सा मैंने एक ग्लिम्स दिया है दोनों के बीच के डिफरेंस का। देखो, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एसएलपी के अंदर कोई हिडन लेयर नहीं है, बट एमएलपी के अंदर बहुत सारी हिडन लेयर हो सकती हैं, एक हिडन लेयर भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो एसएलपी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा को नहीं यूज़ कर सकता है, नहीं क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर सकता है, और खुद भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट एमएलपी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर उसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा परसेप्ट्रॉन्स हैं, तो इट कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एसएलपी सिर्फ लीनियर प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर सकता है, एमएलपी नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता है। एक्टिवेशन फंक्शन, तो एसएलपी अगर लीनियर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन ही यूज़ करेगा, और एमएलपी नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करेगा, जैसे कि सिग्मॉइड और रेलू। कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए तो एसएलपी सिंपल टास्क को ही सॉल्व कर सकता है, और एमएलपी कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व कर सकता है, और हाई डिमेंशनल टास्क को सॉल्व कर सकता है। हाई डिमेंशनल टास्क क्या होंगे? जिसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, उनको सॉल्व कर सकता है एमएलपी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन का एग्जाम्पल क्या है? सिंपल से 2D स्पेस में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको आप स्ट्रेट लाइन से सेपरेट कर रहे हो, एसएलपी कर देगा इजीली। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का एग्जाम्पल देखो क्या है? रिकॉग्नाइजिंग हैंड रिटन डिजिट्स। अगर हैंड रिटन डिजिट्स हैं, कुछ आपने लिखी हुई है 1 2 3 4 ऐसे डिजिट्स लिखी हुई हैं, अब इनको रिकॉग्नाइज करना कि कौन सी डिजिट का कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, कौन सी डिजिट है, ये 1 है, 2 है, 3 है, नंबर्स दिए हुए हैं, तो वो होती है प्रॉब्लम वेरी कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा नॉन लीनियर है वो, तो उसको सॉल्व कर सकता है एमएलपी। ठीक है, so thank you so much for watching my video. I hope multi-layer perceptron and single layer perceptron concept is clear to you. Subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet and share my videos ना, अगर किसी को पढ़ना है तो। Okay, so bye bye, take care. This is your Coderella.